गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने डिमेंशिया के बारे में पढ़ा था, इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, इसके बारे में हमने और समझा था, उसके हमने क्लासिफिकेशन देखे थे डिमेंशिया के। ठीक है, इनके हमने कारण भी देखे थे डिमेंशिया के। आज हम डिमेंशिया के क्लिनिकल फीचर्स या जो भी लक्षण हैं मनोवृंश के, उसका हम वर्णन करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि डिमेंशिया के क्या क्या लक्षण हैं। तो डिमेंशिया एक क्या है, क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, जैसे कि आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया था। तो डिमेंशिया क्या है, एक क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें लक्षण अलग अवस्था में अलग अलग होते हैं, जिसके में क्या होता है कि अलग अलग अवस्था में इसके जो भी लक्षण हैं वो भी अलग अलग होते हैं और लक्षण धीरे धीरे तीव्र होते जाते हैं। जो भी लक्षण जो इसके हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, तीव्र होते जाते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो भी डिमेंशिया है, इसमें जो भी लक्षण जो है, इसकी भी स्टेजेस होती हैं, इसके भी बोलना चाहिए लक्षणों के भी क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। तो इस स्टेज में अलग अलग अवस्था होती है और उस अलग अलग अवस्था में अलग अलग जो भी लक्षण दिखाई देते हैं और वो धीरे धीरे समय के साथ तीव्र होते जाते हैं, ठीक है, या बढ़ते जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो है डिमेंशिया की, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमेंशिया और अर्ली स्टेज, फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और अर्ली स्टेज हम बोलते हैं डिमेंशिया की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, शुरू में फर्स्ट स्टेज या अर्ली स्टेज में मेमोरी कम होने लगती है। हम क्या करते हैं, अगर किसी को डिमेंशिया की बीमारी है तो वो क्या होगा, अपनी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, खोने लगेगा। ठीक है, भूलने की आदत बढ़ जाती है, कोई भी चीज़ जो है हमको भूलने की आदत पड़ जाती है, हम भूलने लगते हैं किसी भी चीज़ को। फिर कंसंट्रेशंस में कमी हो जाना, एकाग्र चित्त, अगर हम कोई भी काम को हम एकाग्रता से नहीं कर पाते, कंसंट्रेशंस जो भी है हमारा, एकाग्र चित्त जो है भी है हमारा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है, उसमें कमी आ जाती है, वो कम हो जाता है कंसंट्रेशंस हमारा, मतलब हमारी एकाग्रता कम हो जाती है। थर्ड है रोगी के निर्णय क्षमता में कमी, जो भी रोगी है इस डिसीज से जो ग्रसित है वो क्या होगा, निर्णय लेने में उसमें कमी आएगी। निर्णय लेने में कमी आएगी मतलब कोई भी वो अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता, उसका जो डिसीजन है वो प्रॉपर नहीं ले पाएगा, उसके डिसीजन में कमी होती है। ठीक है, जैसे कोई भी उसको अगर कोई प्रॉब्लम से किसी भी चीज़ को करना है, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसका एकाग्रता नहीं रहेगी, मतलब उस चीज़ के बारे में वो प्रॉपर सोचेगा नहीं, तो क्या होगा, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो रोगी का जो निर्णय लेने की जो भी क्षमता है उसमें कमी आती है। रोगी भावात्मक हो जाता है, रोगी कैसा हो जाता है, भावात्मक हो जाता है, इमोशंस हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे इमोशंस हो जाता है। ठीक है, इमोशनल जो हो जाता है, भावात्मक हो जाता है और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। और कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा, उसके व्यवहार में क्या हो जाता है, चिड़चिड़ाहट जो है वो बढ़ जाती है, किसी भी चीज़ पे, किसी भी डिसीजन में, किसी भी बात पे वो चिड़चिड़ होने लगता है। तो ये डिमेंशिया की एक प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है इसमें उसके जो भी है खान पान तथा सोने की आदतों में परिवर्तन हो जाता है। खान पान की आदतों में मतलब परिवर्तन हो जाता है, मीन्स का मतलब है कि इसकी जो भी हैबिट्स है खाना खाने की वो चेंजेस हो जाती है। जैसे कि चेंजेस से मतलब है कि खाना खाने की आदतों में चेंजेस, मतलब किसी भी चीज़ में उसका जो है स्वाद जो उसको आना कम हो जाता है। हमने पहले भी इसके कारणों में हमने पढ़ा था कि एक प्रकार का मेटाबॉलिक, इसमें क्लासिफिकेशन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को क्या होता है कि थोड़ा टेस्ट आना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, और तो इसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई देती है। तो खान पान तथा सोने की आदतें में परिवर्तन, जो भी सोने की आदत है, सोने की आदत मतलब आप सोते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती,
नींद आपको नहीं आती है, मतलब जो भी ये पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता है, जो भी इस कंडीशंस में डिमेंशिया की कंडीशन से जो गुजरता है या फिर जिसको डिमेंशिया की बीमारी होती है और वो अर्ली स्टेज में रहता है या पहली जो भी प्रथम जो भी स्टेज उसमें रहता है अर्ली स्टेज में, उसमें क्या होता है कि उसके सोने की आदतों में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से स्लीप जो है तो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता है। अगर नींद पूरी नेचुरल सी ये बात है, अगर आपकी भी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे जो अगला दिन जो है वो हमारा बहुत बुरा जाता है और हमारा जो भी माइंड वो अपसेट टाइप का और चिड़चिड़ा टाइप का रहता है। तो सोने की आदतों में परिवर्तन। सोशल तथा फैमिली आदतों में परिवर्तन। सोशल तथा फैमिली आदतों में परिवर्तन मतलब वो सोसाइटी से फैमिली से क्या है थोड़ा दूर होने लगता है, अकेलापन जो है वो रहता है, अकेला अकेला रहता है और अगर साथ में रहता भी तो वो चिड़चिड़ाहट से जो भी अपने व्यवहार को प्रस्तुत करता है, जिससे के कारण फैमिली और सोसाइटी में जिस मतलब गांव मोहल्ले जिसमें भी वो रह रहा है तो वहाँ से उसका क्या है धीरे धीरे उसमें उसके रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। तो मतलब सोशल तथा फैमिली आदतों में भी परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग, एंटरटेनमेंट तथा कार्य के क्षेत्र में इंटरेस्ट ना लेना। किसी भी चीज़ की प्लानिंग, कुछ चीज़ उसको करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, या कोई भी वर्क है, जो भी हम काम करते हैं थोड़ा प्लान करके करते हैं, सोचते हैं उसके बाद हम करते हैं, तो उसकी जो थिंकिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रह पाती। इंटरटेनमेंट मतलब जो भी मनोरंजन भरा जो भी कार्य है, जो वर्क अपन जो करते हैं, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करने का जो भी वर्क है कि हमको टेंशन अगर किसी चीज़ का तो हम चीज़ को डाइवर्ट करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हम उस चीज़ को डाइवर्ट करते हैं हमारे माइंड को। तो इंटरटेनमेंट तथा कार्य के क्षेत्र में इंटरेस्ट ना लेना, जो भी वो वर्क करता है कुछ कार्य नहीं करता है प्रॉपर तरीके से, तो प्लानिंग नहीं कर पाता इंटरटेनमेंट और उस चीज़ में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब सोसाइटी से एकदम दूर होता है। नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकंड स्टेज जो है वो डिमेंशिया की है, जिसको हम सेकंड स्टेज ऑफ डिमेंशिया और मिडिल स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके पेशेंट में। सेकंड जो है मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है। अभी तक के क्या हो रही थी, मेमोरी लॉस हो रही थी, थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कुछ पोर्शन हम हमारे जीवन का भूलने लगते हैं कोई भी मेमोरी को। लर्निंग क्षमता बहुत कम हो जाती है। लर्निंग क्षमता बहुत कम हो जाती है मतलब कुछ भी सीखने की या समझने की, कुछ करने की जो भी जिज्ञासा है वो नहीं रह पाती। तो लर्निंग एबिलिटीज़ जो भी है, हमने लर्निंग भी पढ़ा है इसके पहले, तो लर्निंग एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन तथा अलर्टनेस में कमी। पहले भी बताया है कि कंसंट्रेशन मतलब जो एकाग्रता जो है उसकी, और अलर्टनेस है किसी भी चीज़ के लिए अलर्ट रहना। अलर्ट रहना मतलब कोई भी अगर कोई मुसीबत आपके पास आती है, कोई समस्या आती है, तो उसके निवारण के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उसको फेस करते हैं और प्लानिंग करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के सेकंड स्टेज में पेशेंट के साथ जो भी उसकी एकाग्रता है और अलर्टनेस है, एकाग्रता और जो भी अटेंशन जो भी है उसका अलर्टनेस जो है उस चीज़ में कमी आती है। तो कंसंट्रेशन तथा अलर्टनेस में कमी आती है डिमेंशिया के पेशेंट में सेकंड स्टेज में। थर्ड है ओरिएंटेशन परसेप्शन में कमी। ओरिएंटेशन मतलब बोलचाल की भाषा में, ओरिएंटेशन मतलब बोलना चालना, एक किसी भी चीज़ के बारे में समझना और उसके बारे में बोलना, उसको बोलते हैं हम ओरिएंटेशंस। मतलब वो प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में सही नहीं बता पाता है। ठीक है, परसेप्शन में कमी। परसेप्शन में कमी मतलब किसी भी चीज़ को पहचानना, समझना, परसीव नहीं कर पाना। ठीक है, तो उस चीज़ में उसकी कमी आती है, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं पाता है, और पहचान नहीं पाता है तो प्रॉपर तरीके से उसके बारे में बोल नहीं पाता है। आप किसी चीज़ को पहचानेंगे तो ही उसके बारे में बोल पाएंगे। तो यहाँ ओरिएंटेशन और परसेप्शन दोनों में कमी होती है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट में कमी। एडजस्टमेंट मतलब जो भी हमारा एडजस्टमेंट है, हम किसी के कोई भी चीज़ की अगर कमी है तो हम उस चीज़ को सेट करके हम एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की कमी। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे सोसाइटी में अगर रात में कोई भी किसी के घर कार्यक्रम है या कुछ प्रोग्राम है, अगर उनके यहाँ थोड़ा बहुत साउंड बढ़ भी रहता है या वो किसी भी चीज़ के लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं, तो हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं उस चीज़ के लिए और हम उसको एडजस्ट करते हुए चलते हैं।
और हम कोशिश करते हैं कि सो जाएं कुछ समय के लिए। उस चीज़ को जो हमारे पास साथ प्रॉब्लम्स आती हैं हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो एडजस्टमेंट, इस प्रकार के एडजस्टमेंट में कमी आना, खाने पीने में कमी आना, जो भी है प्रॉब्लम इसमें क्या है, पेशेंट्स अवेयर नहीं रहता, अलर्ट नहीं रहता, तो अपने खाने पीने में भी उसमें कमी आती है। ठीक है। स्वयं की देखभाल में असमर्थ, स्वयं की देखभाल में असमर्थ मतलब वो खुद की जो देखभाल है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। मतलब जैसे कि हम सुबह उठ के प्रॉपर तरीके से ब्रश करते हैं, हमारे खुद की शरीर की जो भी क्रियाएं जो है, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी कंघी करते, तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे खाते हैं, तो इस टाइप की जो स्वयं की देखभाल जो भी करने में जो इस प्रकार के जो पेशेंट है डिमेंशिया के असमर्थ रहते हैं, इस प्रकार की सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में मतलब सेकंड स्टेज में और क्या लक्षण एक और दिखाई देता है, सोशल तथा पारिवारिक संबंधों का निर्वाह करने में असमर्थ। जो भी सोशल, जो भी सोसाइटी के प्रति उसका दायित्व है, जो भी हमारे घर परिवार, जो भी समाज के प्रति जो दायित्व है, तथा पारिवारिक संबंध, जो भी पारिवारिक संबंध है उसका निर्वाह करने में असमर्थ होना। मतलब परिवार की भी उसको कोई चिंता नहीं रहती। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के खाने पे, जब व्यक्ति स्वयं की देखभाल नहीं कर पाता है तो दूसरों से जो भी उसके संबंध है वो प्रभावित होते हैं। मतलब व्यक्ति अपने बारे में ही नहीं समझ पा रहा है तो दूसरों के बारे में तो और भी नहीं समझ पाएगा, तो पारिवारिक संबंध का निर्वाह करने में असमर्थ होता है व्यक्ति। थर्ड स्टेज में इसमें बताया डिमेंशिया की जो थर्ड स्टेज है, धीरे धीरे जो ये स्टेजेस बढ़ती रहती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके जो भी लक्षण है वो और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये 3 स्टेज भी है इस डिमेंशिया की और तीनों स्टेज में अलग अलग क्या होता है इसमें दिखाई देते हैं लक्षण। थर्ड स्टेज में है मेमोरी लॉस, सीधे जो भी है उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, याददाश्त क्या हो जाती है, भूल जाती है, स्मरण की जो भी उसकी शक्ति है, जो भी उसकी जो मेमोरी है वो प्रॉपर तरीके से लॉस हो जाती है। मतलब उसको कुछ याद नहीं रहता। आपने देखा होगा कि अपने इसके कारण में पढ़ा भी है, चोट लगना। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, कई पिक्चरों में देखा होगा कि व्यक्ति को चोट सर में लग जाता है तो वो भूल जाता है। ठीक है। सेकंड है प्रॉब्लम्स या विषम परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाना। कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी विषम परिस्थितियाँ आती है, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उस चीज़ का वो विषम परिस्थितियों में सामना नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? सामना नहीं कर पाएगा। इसके बाद है इमोशनल लेसनेस। इमोशनल लेसनेस मतलब उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होंगे। कोई भी इमोशंस नहीं होंगे मतलब ना वो हंसता है, ना बातचीत करता है, ना ही रोता है। तो इस टाइप के इमोशंस जो है उसके वो प्रॉपर लेस हो जाएंगे, भावनाओं से रहित हो जाएगा इस टाइप का व्यक्ति जिसको डिमेंशिया होगा। ठीक है। उसके बाद है टेरमोर्स। टेरमोर्स का मतलब होता है नेक्स्ट है यूरिनेशन तथा डेफिकेशन ना कर पाना। यूरिनेशन या डेफिकेशन ना कर पाना मतलब जो भी उसकी मल मूत्र त्यागने की जो भी क्षमता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ। कुछ भी उसके सामने कुछ समस्या आती है तो वो जब उसकी सोचने समझने की जो भी क्षमता ही खत्म हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, तो व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट है स्वयं की देखभाल भोजन करने में असमर्थ। ना उसको स्वयं की देखभाल करता है, ना ही उसको भोजन जो भी है उसको भूख का जो भी है प्रॉपर तरीके से भूख का एहसास नहीं हो पाता, या अगर होता भी है तो वो प्रॉपर तरीके से जो भी है फूड जो भी है नहीं कर पाता, भोजन करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन तथा अलर्टनेस में कमी। जो भी कंसंट्रेशन और अलर्टनेस जो है सेकंड स्टेज में, वैसे ही इसमें और ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी।
तो जो भी एकाग्रता और जो भी अटेंशन जो भी है उसका उसमें असमर्थ होता है। कंप्लीट डिसओरिएंटेशन एंड परसेप्शन लॉस। कंप्लीट डिसओरिएंटेशन मतलब कुछ भी वो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाता है, बोलचाल उसका टोटल बंद हो जाता है। तो कंप्लीट डिसओरिएंटेशन एंड परसेप्शन। कम्युनिकेशंस में असमर्थ, किसी से भी बातचीत करने में असमर्थ। कम्युनिकेशंस का मतलब होता है बातचीत करना, तो इसमें क्या हो जाना, असमर्थ हो जाना है। ठीक है, तो इसमें ये 3 स्टेजेस जो है हमने देखा। फर्स्ट स्टेज में इसमें हमने पहले देखा था फर्स्ट स्टेज की डिमेंशिया की, ये इसमें जो अर्ली स्टेज में है इतने प्रकार के जो है प्रॉब्लम्स इसमें देखे जाते हैं, जो भी लक्षण देखे जाते हैं। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज 3 टाइप की इसमें स्टेज दिखाई गई है। नेक्स्ट तो ये इस प्रकार के जो भी है डिमेंशिया में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसके हमने आज लक्षण देखे। नेक्स्ट हम दूसरी डिसीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो डिसीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आती ही आती है, तो इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये जो है इस जो भी डिसीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर में आती ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारी जो डिसीज़ है इसे हम सिजोफ्रेनिया या विखंडित मनसकता क्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिया या विखंडित मनसकता। तो हम इसके पहले इसके जो है हम इसका मतलब देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड सीजो, ग्रीक वर्ड क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो वर्ड है सीजो, जिसका मतलब क्या होता है, स्प्लिट, दरार या विभक्त हो जाना, एवं फेनिया का मतलब होता है माइंड। तो फेरिया का मतलब होता है माइंड। तो इस पूरे शब्द का अर्थ क्या हुआ, मन में दरार। तो सिजोफ्रेनिया क्या है, एक प्रकार का फंक्शनल साइकोसिस है। फंक्शनल क्या है, साइकोसिस है, मतलब एक प्रकार की ये ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, मन में दरार आ जाना। मतलब प्रॉब्लम ये हो, किसका मतलब है कि जो भी आपका जो सोचने समझने बात करने की क्षमता ये सब क्या हो जाती है, इसमें लॉस हो जाती है। जैसे ही डिमेंशिया है, डिमेंशिया से और ज़्यादा बढ़कर। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अभी हमने शब्द का मतलब देखा, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका मतलब बताया कि मन में दरार है। सीजो मतलब स्प्लिट और फेनिया मतलब माइंड, इसका अर्थ है मन में दरार। तो एक प्रकार की ये फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो सिजोफ्रेनिया एक प्रकार की फंक्शनल साइकोसिस है, एक प्रकार का क्या है, फंक्शनल साइकोसिस जो है एक डिसीज़ है, जिसके कारण क्या होता है, रोगी क्या होता है, रोगी को थिंकिंग मतलब रोगी उसकी जो भी थिंकिंग है, उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो वो सोचना और समझने के स्तर में अनियमितता आ जाती है। सोचने और समझने के स्तर में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। तथा मनोप्रेरक एक्टिविटी, जो भी मनोप्रेरक एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें भी क्या हो जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण परसेप्शन मतलब अवबोधन, मतलब परसेप्शन का मतलब है किसी भी चीज़ को परसीव करना, देख करके, सुन करके, समझ करके उस चीज़ के बारे में सही या गलत जो भी निर्णय लेना या समझना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तथा बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है, जो भी आपके बिहेवियर व्यवहार है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो सिजोफ्रेनिया क्या एक प्रकार की फंक्शनल साइकोसिस डिसीज़ है, जिसके कारण क्या होता है, रोगी की जो भी थिंकिंग है, सोचने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग है, सोचने और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की जो भी क्षमता है उसमें नियमितता आ जाती है। जो भी मनोप्रेरक एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें भी विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण जो भी आपका परसेप्शन है, मतलब किसी को भी देखकर, सुनकर, मतलब किसी भी चीज़ को सही समझना, उसका आभास होना तथा उसके जो भी बिहेवियर है, जो भी उसके व्यवहार है उसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया मेंटल इलनेस का समूह है।
सिजोफ्रेनिया क्या है? एक प्रकार का मेंटल जो भी इलनेस है, आपकी जो भी दिमागी जो बीमारी है उसका एक प्रकार का क्या है? समूह है, जिसमें रोगी के थॉट्स, जिसमें क्या होता है? रोगी के थॉट्स, जो भी उसके जो विचार है, रोगी के जो भी विचार है, लैंग्वेज मतलब जो भी भाषा है, कम्युनिकेशंस मतलब कम्युनिकेशंस कैपेसिटी मतलब बोलने चालने और सुनने, बोल चाल के सुनने की जो भी कैपेसिटी है, कम्युनिकेशन से एक दूसरे से बात करने की जो भी कैपेसिटी है वो। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है बोध, किसी भी चीज़ के बारे में बोध होना, पता होना, यह चीज़ उसको देख कर समझना, बोध। बिहेवियर मतलब व्यवहार, इमोशन तथा कार्य क्षमता एवं सोशल रिलेशन प्रभावित होते हैं। मतलब सिजोफ्रेनिया के एक प्रकार का मेंटल इलनेस का समूह है, जिसमें रोगी के जो भी थॉट्स हैं, जो भी लैंग्वेज, जो भी भाषा है, कम्युनिकेशंस की जो भी कैपेसिटी है, बातचीत करने का जो भी स्तर है, परसेप्शन जो भी उसका आवाज़, जो भी बोध है, उसका व्यवहार और इमोशन जो भी वो वर्क करता है, और जो भी उसके सोशल रिलेशंस है, सोसाइटी में जो भी उसके व्यवहार है, इन सब पे इस डिसीज़ का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो सिजोफ्रेनिया के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताए गए हैं, बहुत सारे तथ्य जो इसमें बताए गए हैं, जिसको हम देखेंगे। तो ये कब हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट बताया जो भी इसमें फैक्ट्स हैं, रोग की संभावना किशोरावस्था और वयस्कता के प्रारंभ में अधिक होती है। कब होती है? जब व्यक्ति, जो भी बच्चा कब होता है, इसमें प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है ये रोगी? इसमें किशोरावस्था में, जब वो मतलब अडल्ट हो रहा है, और वयस्कता से प्रारंभ मतलब जो भी हमारी किशोरावस्था होती है 18 से 20 साल, 18-20 साल के लगभग, इस समय के बीच में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड है, इसकी संभावना 5/1000 है, मतलब 1000 व्यक्ति में कम से कम 5 लोगों को सिजोफ्रेनिया की बीमारी होती है। ठीक है, यह नेक्स्ट है, इसमें प्री मोर्बाइड पर्सनालिटी के व्यक्ति में अधिक होती है। ठीक है, इसका ऑनसेट एक्यूट या साइलेंट तरीके से हो सकता है। ये क्या होती है? ऑनसेट या एक्यूट तरीके से या साइलेंट तरीके से भी हो सकती है, या एकदम से हो सकती है, या धीरे धीरे ये बीमारी जो है व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है, या हो सकती है ऐसी, एकदम से भी हो सकती है और धीरे धीरे ये साइलेंट तरीके से भी हो सकती है। नेक्स्ट है, इसमें यह पूरे विश्व में समान रूप से पाया जाता है। ये पूरे विश्व में क्या है? सामान्य रूप से पाया जाता है। इसके लक्षण, इसके गुण, जो भी इस डिसीज से ग्रसित होता है, इसमें सामान्य रूप से पूरे विश्व में पाया जाता है। मतलब विश्व के हर कोने में आपको सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो है वो मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है, इसकी संभावना पुरुषों में अधिक होती है। फीमेल्स की तुलना में, जो भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में ये बीमारियां देखने को ज़्यादा मिलती है। कई ऐसी बीमारियां जो होती है जो सिर्फ स्त्रियों में देखने को मिलती है, पुरुषों में नहीं होती है। कई ऐसी बीमारी जो होती है जो पुरुषों में होती है, स्त्रियों में नहीं होती है। लेकिन ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है, इसमें पुरुषों में अधिक पाई जाती है, लेकिन महिलाओं में भी ये बीमारी होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस होने के किसको होते हैं? पुरुषों के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी रिकरेंट रेट अधिक है। इसका क्या है? रिकरेंट रेट जो है वो बहुत अधिक है। इसका जो रिकरेंट, जो अभी का जो रेट है, मतलब रिकरेंट में जो भी इसका रेट है, मतलब किस प्रकार से पेशेंट है, तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट का जो रिकरेंट जो रेट है वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि सिजोफ्रेनिया के बारे में हमने पढ़ा, कि सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हम वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया के कारण क्या है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के क्या कारण हैं, क्या इसके टाइप्स हैं, ठीक है, और क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो आज हमने सिर्फ डेफिनेशंस और इसके बारे में क्या है वो हमने जाना सिजोफ्रेनिया के बारे में। तो सिजोफ्रेनिया के फैक्ट्स के बारे में जाना हमने। सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा कि सिजोफ्रेनिया की क्या डेफिनेशंस हैं, ठीक है, और क्या इसके शब्द का मतलब है। नेक्स्ट अपन ने इसमें पढ़ा है
स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया अलग है, डिमेंशिया अलग है। तो डिमेंशिया की हमने स्टेजेस पढ़ी, जिसमें हमने थर्ड स्टेज पढ़ी, सेकेंड स्टेज पढ़ी और जो है फर्स्ट स्टेज हमने डिमेंशिया की पढ़ी। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आज हमने सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा और उसकी हमने फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है।